वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा ये सारे ब्रांड्स ये अकेली कंपनी ओन करती है। लेकिन पता है इस कंपनी का फाउंडर कौन था? इसकी शुरुआत किसने करी थी? अडोल्फ हिटलर ने। आज ये क्यूट सी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के लिए मिलिट्री व्हीकल्स और वेपन्स बनाया करती थी। लेकिन आज ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई? आओ जानते हैं वॉक्सवैगन की डार्क हिस्ट्री इस वीडियो में। वॉक्सवैगन का जन्म साल 1937 में नाजी जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। 28 जून 1999 को जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच एक पीस ट्रीटी साइन करी गई थी, द ट्रीटी ऑफ वर्साय। इस ट्रीटी के मुताबिक वॉर में जितना भी नुकसान हुआ था उसका जिम्मेदार जर्मनी था और पूरे नुकसान की भरपाई जर्मनी करेगा। तो जर्मनी को 33 बिलियन यूएस डॉलर्स बाकी यूरोपियन कंट्रीज को रेपरेशंस के तौर पर देने के लिए कहा गया। ये आज के दिन 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा होते हैं। ये वॉर के नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में जर्मनी की सरकार हद से ज्यादा नोट छापने शुरू कर देती है, जिस वजह से जर्मन करेंसी की वैल्यू नीचे गिरती है। साल 1921 में एक यूएस डॉलर 90 मार्क्स के बराबर था, लेकिन नवंबर 1923 में एक डॉलर 4.2 ट्रिलियन मार्क्स के बराबर हो चुका था। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मनी के लोग बहुत दुखी थे और फिर साल 1933 में नाजी पार्टी पावर में आती है। अडोल्फ हिटलर जर्मनी का नया चांसलर बनता है और वादा करता है कि वो जर्मनी के खुशहाल दिन वापस लेकर आएगा। हिटलर जर्मनी में एक हाईवे नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर देता है, जिसे आज के दिन ऑटोबान कहते हैं। अब ये ऑटोबान बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन इसके ऊपर चलाने के लिए जर्मन्स के पास गाड़ियां नहीं थी। हालांकि जर्मनी की इकोनॉमी में सुधार हो रहा था, लेकिन अभी भी जर्मनी के लोग एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हिटलर ने सोचा क्यों ना एक सस्ती अफोर्डेबल कार बनाई जाए जर्मनी के लोगों के लिए। हिटलर एक ऐसी कार बनाना चाहता था जो साइज में छोटी हो, सस्ती हो और जर्मनी के लोग उसे अफोर्ड कर सके। इस कार को नाम दिया गया पीपल्स कार, जिसका जर्मनी में ट्रांसलेशन होता है वॉक्सवैगन। और कुछ इस तरह से शुरुआत हुई वॉक्सवैगन की। आज वॉक्सवैगन के अंडर दुनिया के बड़े बड़े कार ब्रांड्स आते हैं, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत जर्मनी के लोगों के लिए एक सस्ती अफोर्डेबल कार बनाने के लिए हुई थी। तो इस कार को डिजाइन करने के लिए हायर किया गया फर्डिनेंड पोर्शा को। ये इसके पहले भी कई सारी गाड़ियां डिजाइन कर चुके थे और ये खुद पोर्शे के फाउंडर थे। इसीलिए हिटलर ने पीपल्स कार को डिजाइन करने के लिए इन्हें चुना। हिटलर को एक ऐसी कार चाहिए थी जिसमें 5 लोगों की एक फैमिली आराम से ट्रेवल कर सके, और उसने फर्डिनेंड को यह भी बताया कि कार दिखने में एक बीटल के जैसी हो। फर्डिनेंड कार का डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं और इसमें वो अपने कुछ पुराने डिजाइन्स जैसे पोर्शे टाइप 12 और टाइप 32 से भी इंस्पिरेशन लेते हैं। फाइनली 1938 में डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है, जो हिटलर को काफी पसंद आता है। और इधर वॉक्सवैगन की पहली फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो गई थी, जहाँ पर इस कार को बनाया जाएगा। अब जो ये वॉक्सवैगन है, उस समय ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी, मतलब इसे नाजी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो नाजी गवर्नमेंट इसे जर्मन पॉपुलेशन के सामने एडवर्टाइज करती है। कार का प्राइस 990 रेच मार्क्स रखा जाता है, जो आज के समय के 6000 डॉलर्स होते हैं, और कार का नाम रखा जाता है 1938 केडीएफ वैगन। लेकिन अभी भी जर्मनी के बहुत सारे लोग इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो नाजी गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई। स्कीम ये थी कि अगर कोई सरकार को 5 रेच मार्क्स हर वीक पे करेगा, तो 990 रेच मार्क्स की टोटल अमाउंट पे होते होते 4 साल के अंदर उसे अपनी वॉक्सवैगन मिल जाएगी। तो बहुत सारे जर्मन्स को ये मॉडल पसंद आया और 3 लाख लोगों ने रजिस्टर कर लिया, लेकिन इनमें से किसी को भी उनकी वॉक्सवैगन नहीं मिली, क्योंकि 1939 में हिटलर पोलैंड को इन्वेड कर देता है और फिर शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। Germans will attack convoys in the Channel. वॉक्सवैगन के नाम पर जर्मनी के लोगों से नाजी सरकार ने जो पैसे इकट्ठे किए थे, वो उन्हें वॉर लड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वॉक्सवैगन फैक्ट्री एक वेपन फैक्ट्री में बदल गई, जहां नाजी आर्मी के लिए वेपन्स और मिलिट्री व्हीकल्स बनाए जाने लगे। वॉर की वजह से बहुत सारे जर्मन आदमी को नाजी आर्मी में भर्ती कर लिया गया, जिस कारण वॉक्सवैगन को वर्कर्स की कमी हो गई। तो जो वॉर प्रिजनर्स थे, ये उनसे वॉक्सवैगन फैक्ट्री में काम कराने लगे। फाइनली 1945 में अलायंस जर्मनी की टेरिटरी में घुसकर वॉक्सवैगन फैक्ट्री के ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं। पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाती है। 9700 वर्कर्स जिनसे फैक्ट्री में काम कराया जाता था, अलायंस उन्हें रिहा करवा लेते हैं और मई 1945 में नाजी सरेंडर कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 अब फाइनली खत्म हो चुकी थी। वॉक्सवैगन फैक्ट्री वोल्क्सवर्ग में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर हुआ करती थी, इसीलिए फैक्ट्री को दोबारा शुरू करना बहुत जरूरी था।
सबसे पहले वॉक्सवैगन के पुराने लोगो को चेंज करा जाता है। ब्रिटिश आर्मी वॉक्सवैगन फैक्ट्री को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी मेजर आइवन हर्स्ट को देती है। 6 साल की वॉर के बाद ब्रिटिश आर्मी के व्हीकल्स बहुत बुरी हालत में थे और वॉक्सवैगन की कार इस तरह से डिजाइन की गई थी कि उनकी मास प्रोडक्शन करना बहुत आसान थी। तो मेजर आइवन ने सोचा कि उन्हें इस फैक्ट्री में ब्रिटिश आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाए जाए। इन्होंने एक वॉक्सवैगन को आर्मी व्हीकल की तरह पेंट करके ब्रिटिश आर्मी के हेडक्वार्टर्स भेज दिया। वहां से ऐसी 20,000 कार्स का ऑर्डर आ गया और कुछ दिन बाद उन्होंने ये ऑर्डर डबल कर दिया। लेकिन इतने साल की वॉर के बाद जर्मन इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी, तो इतनी कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील, ग्लास और बैटरीज अरेंज करना काफी मुश्किल था। और जो वर्कर्स पहले फैक्ट्री में काम किया करते थे वो भी अब अपने देश लौट चुके थे। तो वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए आइवन ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहकर नाजी वॉर प्रिजनर्स को रिहा करवाते हैं और उन्हें फैक्ट्री में जॉब देते हैं। स्टील, ग्लास और बैटरीज की सप्लाईज के लिए मेजर आइवन अलाइस से डील करते हैं। साल 1946 के एंड तक फैक्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है। जल्द ही 10,000 कार्स मैन्युफैक्चर कर ली जाती हैं। ब्रिटिश आर्मी को 40,000 कार्स डिलीवर करने के बाद मेजर आइवन पूरे यूरोप में वॉक्सवैगन की कार डीलरशिप्स खोलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान VW बस को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। वॉक्सवैगन अब पूरे यूरोप में अपनी कार्स बेचना शुरू कर देता है। इस तरह से वॉक्सवैगन का नया जन्म होता है। साल 1949 आते आते जर्मन इकोनॉमी में काफी सुधार देखने को मिलता है और अब मेजर आइवन की जॉब पूरी हो चुकी थी। अब टाइम था वॉक्सवैगन को जर्मन पब्लिक को हैंड ओवर करने का। 1950s और 60s में वॉक्सवैगन बीटल और VW बस ग्लोबली पॉपुलर हो जाती हैं। वॉक्सवैगन इन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाती है। 1960s में वॉक्सवैगन को डी नेशनलाइज कर दिया जाता है। सरकार अपने पास सिर्फ 20% स्टेक रखती है और फिर शुरू होती है वॉक्सवैगन की असली डोमिनेंस। दिसंबर 1964 में वॉक्सवैगन ऑटो यूनियन को एक्वायर कर लेती है, जिसे आज हम ऑडी के नाम से जानते हैं। कुछ साल बाद स्कोडा को भी वॉक्सवैगन खरीद लेती है। और ये तो बस शुरुआत थी। 20th सेंचुरी के खत्म होते होते वॉक्सवैगन बेंटली, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है। और फाइनली 1 अगस्त साल 2012 को वॉक्सवैगन पोर्शे को भी खरीद लेती है। मतलब जिसने वॉक्सवैगन की पहली कार डिजाइन करी थी उसकी कंपनी को भी अब वॉक्सवैगन ने खरीद लिया था। आज के दिन ये सारी की सारी कंपनीज वॉक्सवैगन ग्रुप के अंडर आती हैं। लेकिन किसने सोचा था कि एक नॉर्मल सी पीपल्स कार बनाने के लिए शुरू की गई वॉक्सवैगन एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन जाएगी, जो हर साल तकरीबन 1 करोड़ गाड़ियां बनाती है।